वीज़ा का सक्सेस डिपेंड करता है आपकी फ़ाइल के ऊपर, आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आप किस तरह अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्टडी। एक लंबा इंतज़ार करने के बाद आपको पोलैंड का एम्बेसी में जो अपॉइंटमेंट मिला है, उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करना है और उसका आगे का प्रोसेस क्या होता है जब आपको अपॉइंटमेंट डेट मिल जाता है, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल A to Z पोल वीज़ा में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जब आपको एम्बेसी का अपॉइंटमेंट मिल जाता है, स्पेशली पोलैंड का, उसके बाद में उसका प्रोसेस क्या रहता है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आपको फ़ाइल कैसे प्रिपरेशन करना है, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपने इतना देर वेट किया है, उसके बाद में आपको जो अपॉइंटमेंट का डेट मिला है और जिस दिन आपको ईमेल आता है कि आपका अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है, उसके अंदर आपको 12 से 15 दिन का टाइम मिलता है। मोस्टली 14 डेज़ कहते हैं, लेकिन हम 15 दिन लेके चलते हैं जब से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है। अब ये 15 दिन आपके लिए हैं कि आपको अपनी जो फाइल है, हो सकता है आपको 10 दिन मिलें, ये हर आदमी का अलग अलग रहता है। तो इस टाइम पर आपको जो अपनी फ़ाइल है, अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। कैसे, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ लगाना है, इन सब चीज़ों को पूरे ध्यान से सुनिए, वीडियो पूरी देखिएगा। जिन्होंने भी पोलैंड के लिए अप्लाई किया हुआ है, जहाँ जिनका डेट आ चुका है, जहाँ आने वाला है, तो ये वीडियो उन सब के लिए बेनिफिट रहेगा, आप पूरा देखिएगा। तो जैसे ही आपको इंटरव्यू का डेट मिल जाता है, सबसे पहले आपका काम है कि आपको अपना जो बैंक स्टेटमेंट है उसको चेक करना है कि आपका बैंक स्टेटमेंट कैसा है। क्योंकि मैंने बैंक स्टेटमेंट के रिलेटेड ऑलरेडी 3-4 वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग उनको ज़रूर देखिएगा जाके। बैंक स्टेटमेंट आपको पहले ही मेंटेन करना है, अभी सिर्फ आपको बैंक स्टेटमेंट निकालना होता है। ओके, उससे दूसरा जो मेन बात है वो है आपका पासपोर्ट। बहुत सारे लोगों का पासपोर्ट का इशू बहुत आता है। आप लोग अपना पासपोर्ट का डेट ज़रूर चेक कीजिए जब आपका अपॉइंटमेंट आ जाता है। हो सकता है आपने जब पोलैंड के लिए अप्लाई किया हो, वो 2 साल पहले अप्लाई किया और आपको डेट बहुत देर बाद मिला है, और अब आपका जो पासपोर्ट का जो डेट है वो एक्सपायरी होने वाला है। मान लीजिए 2 महीना बाकी है या 3 महीना बाकी है, लेकिन आपका डेट आ चुका है। उस कंडीशन में फिर वीज़ा का रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि पोलैंड ने साफ साफ कहा हुआ है चेक लिस्ट में कि आपका जो पासपोर्ट का वैलिडिटी है मिनिमम 6 मंथ होना चाहिए। तो इस चीज़ को हमेशा गौर कीजिए। रिफ्यूज़ल की वजह ये नहीं कि आपका बैलेंस नहीं है या दूसरा, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन पासपोर्ट का एक्सपायरी ज़रूर चेक कीजिए, ये भी एक रीज़न बन सकता है। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है, आपको अपना पासपोर्ट चेक करना है कि आपका पासपोर्ट का एक्सपायरी तो नहीं होने वाला है, कितना बाकी है, कम से कम 6 महीना है उसमें। अगर कम है तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप इंटरव्यू के लिए मत जाइए, उसको कैंसिल करके दोबारा से अप्लाई कर दीजिए। अगर आप चांस लेना चाहते हैं तो ये आपका मर्जी है, लेकिन क्योंकि अगर हम लोग एम्बेसी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पता है, अगर उन्होंने कहा है कि 6 महीना तो 6 महीना होना चाहिए, 6 महीने से कम है तो फिर वो उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है, ये आप लोग जान सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, वो एम्बेसी की जो चेकलिस्ट है उसके ऊपर साइज़ दिया हुआ है कि इस साइज़ का आपको फ़ोटो देना है। 4 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, जितना उन्होंने मांगा है। वाइट बैकग्राउंड के साथ ब्लैक, हर एम्बेसी का अलग अलग रहता है, तो उसमें आप लोग देखिए कि उन्होंने कौन सी बैकग्राउंड और क्या साइज़ है फ़ोटो का, वो आपको देना है। नेक्स्ट मेन डॉक्यूमेंट है आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म क्या है? ये वही वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक करने के टाइम पे फिल किया था, आपने जो आपकी एजेंसी ने फिल किया था, ये आपको साथ में लेके जाना है। ये आपको ऊपर लगाना है, क्योंकि जो लास्ट में आपको मेल आता है उसमें लिंक दिया रहता है, उसमें से ये डाउनलोड करना है। मतलब सेकंड फॉर्म होता है, आप चाहिए तो दोनों फॉर्म ले जाइए, लेकिन जो लास्ट वाला आपको लिंक आता है उससे डाउनलोड करके भी आप लोग लेके जा सकते हैं। कोशिश कीजिए लास्ट में मेल आया है उसमें से डाउनलोड करके वो साथ लेके जाइए। नेक्स्ट आता है आपका कवर लेटर। कवर लेटर 3-4 पेज का मत बनाइए, सिंगल पेज का एक कवर लेटर बहुत अच्छा होना चाहिए। उसमें पूरी डिस्क्रिप्शन आपकी होनी चाहिए, मतलब शॉर्ट में उनको समझ आना चाहिए आप क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सब चीज़ें उसमें देनी है। उसके बाद में आ जाता है आपका ओरिजिनल वर्क परमिट, साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको पोलैंड से आए हुए हैं, जिसमें टैक्स पेपर कह लीजिए, जिसे हम KRS कहते हैं। उसके बाद एकोमोडेशन लेटर, आपका कोई अगर आपको कोई ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका प्रूफ मांगिए, हाँ आप हमें ट्रांसपोर्ट देंगे, वो अगर मेंशन किया हुआ है उनके लेटर्स में, वो साथ में लगाना है। उसके बाद में गारंटी लेटर, ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स आपके जो पोलैंड से आते हैं वर्क परमिट के साथ, वो आपको लगाने हैं। नेक्स्ट मेन डॉक्यूमेंट है जो आपको अपनी तरफ से लगाना है, वो है PCC। PCC हमेशा चेक कीजिए, PCC की जो वैलिडिटी रहनी चाहिए 3 से 4 महीना, जब आप फाइल सबमिशन करने के लिए जा रहे हैं।
उसके बाद में आ जाता है आपका रिटर्न टिकट। रिटर्न टिकट हमेशा आप अपना 1 साल से कम का बनाइए। मान लीजिए आपने 365 डेज़ लगाया है, तो जिस दिन आपको डेट मिली है उस दिन से आप 1 साल से कम का होना चाहिए। मान लीजिए आपका 1 साल से 10-15 दिन कम का आप जो रिटर्न टिकट वो होई। अगर वो आपको 9 महीने का भी मिलता है तो वो भी वैलिड है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि जो रिटर्न टिकट है वो आपको 1 साल का कहीं से भी नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल चांसेस हैं, क्योंकि आप बुकिंग करते हैं तो रिटर्न टिकट इतना लंबा नहीं होता है, आपको 9 महीने का मिलता है, आप वो भी लगा सकते हैं। इन सब चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका बैंक स्टेटमेंट। मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी आपको बताया है कि बैंक स्टेटमेंट आपको अच्छे से मेंटेन करना है, और क्लोजिंग के टाइम में मिनिमम 2000 यूरो उसमें होना चाहिए। ये आप अपनी अपनी कंट्री के हिसाब से लगा लीजिए, मिनिमम का है, मैक्सिमम नहीं, कम से कम 2000 यूरो आपके अकाउंट में होना चाहिए। बात करें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप लगा सकते हैं अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट और अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं इनको लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर एम्बेसी वापस कर देती है तो दूसरी बात है, लेकिन आप अपनी तरफ से लगाइए। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वही लगाइए जो एक्सपीरियंस आपके पास है। अगर आप वेल्डर के लिए जा रहे हैं तो वेल्डर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और वेल्डर के रिलेटेड आपने कोई एजुकेशन ली हुई है, कोई ट्रेनिंग ली हुई है, उस चीज़ का सर्टिफिकेट ज़रूर साथ में लगाइए। ये नहीं कि आपने जाना है वेल्डर में और आपने काम किया हुआ है किसी वेयर हाउस में और आप लगा रहे हैं, झूठा बना के भी लगा रहे हैं, तो वो पकड़ा जाएगा, वो 100% आपको रिफ्यूज़ल मिलेगा। दूसरा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप लोग लगा सकते हैं अपना, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी है उसका वैल्यूएशन करा के आप साथ में लगा सकते हैं, और कोई भी आपकी दुकान, आपका बिज़नेस कुछ भी है उसका प्रूफ साथ में लगाइए कि हाँ मेरा ये काम है, मैं इंडिया में ये काम करता हूँ या नेपाल में ये काम करता हूँ, उसका प्रूफ साथ में ज़रूर लगाइए। अगर आप मैरिड हैं तो अपना मैरिड सर्टिफिकेट साथ में लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि मेरी फैमिली जो पीछे है, मैं उनकी देखभाल करने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, जब मेरा वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तो मैं वापस आऊँगा। एक ऐसा प्रूफ आपके पास होना चाहिए जो शो करता हो आपका रेजिडेंसी, जिसमें आ जाता है इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, और भी कोई भी सरकारी जो जिसका आप बिल पे करते हैं वो आपके पास होना चाहिए। वो रेजिडेंस प्रूफ के तौर से माना जाता है, वो साथ में ज़रूर लगाइए। जो आधार कार्ड है ये आपका आइडेंटिटी कार्ड है, लेकिन जो जैसे आप बिजली का बिल हो गया, जहाँ आपका पानी का बिल हो गया, अब गांव में तो पानी का बिल नहीं आता है लेकिन बिजली का बिल तो ज़रूर आएगा, तो बिजली का बिल आप साथ में लगा सकते हैं कि हाँ ये मेरे नाम पर है, मीटर मेरे नाम पर है, तो मैं इसका बिल पे करता हूँ। ये प्रूफ साथ में ज़रूर लगाइए। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद में आपको एक मेन डॉक्यूमेंट है, वो है चेकलिस्ट, जिसमें ये सब डॉक्यूमेंट्स दिए रहते हैं। वो चेकलिस्ट की भी आपको साथ में लगानी है और उसको अच्छे से फिल करना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया है वो डॉक्यूमेंट आपको येस करना है, जो डॉक्यूमेंट आपने नहीं लगाया उसको नो करना है। और अगर आप इंडिया से हैं तो आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो भी कुछ कंट्रीज़ में एनओसी वो लोग नहीं मानते हैं। हाँ, उसमें दिया हुआ है कि आपको एनओसी की ज़रूरत है, लेकिन जैसे अभी कतर से जो लोग अप्लाई किया था, जिन्होंने बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर, उन्होंने कतर से अप्लाई किया, वो लोग गए तो उन्होंने एनओसी की डिमांड नहीं की है। एनओसी वो लेकर भी गए लेकिन एम्बेसी ने वापस कर दी, तो एनओसी की टेंशन मत लीजिए। तो ये जो चेकलिस्ट है इसमें सब डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अगर आपके पास चेकलिस्ट नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको चेकलिस्ट फॉरवर्ड करूँगा। चेकलिस्ट के हिसाब से ही आपको जितने डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे प्रिपरेशन करने हैं। फाइल हमेशा अच्छे से बनाइए, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, जब आपसे डॉक्यूमेंट मांगे तो पता नहीं चल रहा है कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पर है। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अच्छे से फाइल प्रिपरेशन कीजिए आप, उसके बाद में ही अपनी फ़ाइल सबमिट कीजिए। वीज़ा का सक्सेस डिपेंड करता है आपकी फ़ाइल के ऊपर, आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आप किस तरह अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्टडी, आपकी कंपनी का रेपुटेशन कैसा है, आपकी कंपनी कैसी है। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कि आपका वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा। इनमें से कुछ भी अगर उनको डाउट आता है, कुछ भी ऐसा शो करता है कि आप इसमें वीक हैं, तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। जब आपकी फ़ाइल सबमिशन हो जाती है उसके बाद में आपको 14 दिन का टाइम मिलता है। 14 दिन तक आप, अगर आपका कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट है, आप दोबारा जाके 14 दिन के अंदर अंदर बाद में वहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। और 14 दिन पूरे होने के बाद में फिर आपको एक मेल आता है, जहाँ फिर आपको ऑलरेडी उन्होंने एक डेट दिया रहता है कि हाँ इस दिन आपका पासपोर्ट का कलेक्शन है, या इस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा, उस दिन आपको जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट करना है और उस दिन आपको वीज़ा मिलेगा। मैं तो हमेशा यही दुआ करता हूँ कि आप लोगों को, जितने भी आप लोग अप्लाई करते हैं, आपको वीज़ा ज़रूर मिले, लेकिन आप लोग अपना जो एम्बेसी का जो अपॉइंटमेंट होता है उसका फ़ाइल अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद में ही सबमिशन कीजिए। वीज़ा मिलने के बाद आप दी हुई अपनी टिकट में फ़्लाइट कर सकते हैं पोलैंड के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप मेरे साथ डायरेक्ट व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, वॉइस मैसेज कीजिए, कॉलिंग मत कीजिए क्योंकि कॉल लेने का इतना टाइम होता नहीं है। तो आप मैसेज कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।